हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स एनी क्वेश्चन। सो ये 80 मार्क्स का होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अटेम्प्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 1 से लेके 12 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन विच पेयर ऑफ स्टेट्स डिड द कांग्रेस पार्टी मैनेज टू विन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1977 आफ्टर इमरजेंसी। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो 1975 के जो बाद इलेक्शंस हुए थे 1977 में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन से स्टेट्स में अपनी इलेक्शंस में सीट जीती थी, मतलब कौन कौन से इलेक्शंस में कौन कौन से स्टेट में वो जीत गई थी। यूपी एंड जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड कर्नाटका, उड़ीसा एंड असम, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो आंसर विल बी गुजरात एंड कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। इनमें से कौन सा ब्रिक का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स, non-interference in the internal policy of member state, to establish a more equitable and fair world, to promote peace and security. Option C. He never says to establish a equitable and fair world, जबकि बाकी सारी चीजें वो करता है। Question number 3. Which prime minister initiated new economic reforms in India? So इसमें आपको दो नाम मिलते हैं, ठीक है। जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें मोस्टली हमें एक नाम जो है ये ऑप्शन में नहीं है, बट अगर ये ऑप्शन में होगा तो आपको नरसिम्हा राव टिक करना है, ठीक है। नरसिम्हा राव के टाइम पे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, बट इनमें से हम लोग टिक करेंगे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशिया, आसियान, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन चाइना। सो सार्क वॉज established around 1985, European Union was established in 1993, ASEAN 1967 and ये है 1982. So let's arrange 1967 थर्ड, सबसे फर्स्ट में तो एक ही ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की ट्राई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिकॉज लगा दोगे तो इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप इजीली समझ जाओगे। So South Asia stands for diversity in every sense, even then the various countries in South Asia have the same kind of political system. Because despite many problems and limitations, all South Asian countries share the aspiration for democracy. तो इसमें कहा गया है कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो डाइवर्स है, ऑफ कोर्स डाइवर्स है, बट स्टिल दे हैव सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सो प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। फर्स्ट आपका असर्शन इज रॉन्ग। साउथ एशिया में सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ओके, एंड पाकिस्तान हैज अ मिलिट्री रूल, ठीक है, और भूटान हैज अ मोनार्की रूल। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सिस्टम्स है। सो इसका होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, again it's for assertion and reason. India pleaded with the superpower for comprehensive nuclear disarmament, yet India opposed the indefinite extension of the NPT and also refused to sign the CTBT because these treaties were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of the 5 nuclear weapons. ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के बताएंगे आप। देखते हैं हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। Question number 7. Identify the country which share its border with most of the South Asian countries. Very easy. Question number 8. Which among the following political party was not a part of Jai Prakash Narayan led People's March to Parliament in 1975? 1975 में जय प्रकाश नारायण ने एक पीपल्स मार्च करा था, तो इनमें से वो कौन सी पार्टी है
जो उसमें शामिल नहीं थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब अकॉर्ड किस किस के बीच में हुआ था? राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लोंगोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the incorrect statement about India's relationship with China. Read and choose the correct statement. ओ सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें चूज करना है, ठीक है, कि कौन सा गलत है. रीड एंड ट्राई टू चूज. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे. Which of the following are the common features for both the Planning Commission and नीति आयोग? नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों के लिए कॉमन फीचर कौन सा है? सबसे पहले, नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया है. तो इनके कॉमन फीचर्स आपको बताने. बोथ आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बोथ हैव सिग्निफिकेंट रोल ऑफ स्टेट्स, both have the prime minister as chairperson, both have the power to allocate funds. Its answer will be D. First and third only are the correct statements. Which one of the following princely state initially opposed joining Indian Union? Hyderabad. Hyderabad initially opposed to join Indian Union. Now, अब आपको पता है कि सेक्शन भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है. सो इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है इसे, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए. एंड इन पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर इट इज वेरी नेसेसरी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम बैकवर्ड, बिकॉज इट हैज हायर चांसेस टू मिस योर मार्क्स इन द लॉन्गर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है. इसमें आपके जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके मार्क्स कटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब टाइम खत्म होने वाला होता है बच्चे तब 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है कि आप लोग जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में कुछ भी लिख देते हो, एंड यू डिडंट गेट द राइट पॉइंट्स एंड यू आर नॉट एबल टू राइट परफेक्ट आंसर, ठीक है. और जब आप उल्टा पेपर स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा अच्छे आंसर्स निकाल के लिख पाते हो, और आपके पास टाइम होता है. सो ऐसा चांसेस ज्यादा रहता है कि आप एक अच्छा आंसर बिल्ड कर सकते हो. और ये जो आपके दिमाग में भरा हुआ है ना कि कुछ भी लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं, ठीक है. इन वट वे आर द कोalition गवर्नमेंट आर डेमोक्रेटिक? कोalition गवर्नमेंट जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक क्यों होते हैं? आंसर नंबर 13. क्यों डेमोक्रेटिक होती है? इट एलिमिनेट द फियर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है. वन पार्टी डोमिनेंस को खत्म कर देती हैं. वन पार्टी डोमिनेंस इसको खत्म करती हैं. और क्या रीजन हो सकता है? पार्टीज कम टुगेदर टू डिस्कस वेरियस इश्यूज. Parties come together to discuss various issues. और इसमें आप क्या पॉइंट लिख सकते हो? रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड रीजंस. अलग अलग रीजंस भी रिप्रेजेंट हो जाते हैं. रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड रीजंस, ठीक है. तो 2 मार्क्स में इतना काफी है. वैसे तो 2 पॉइंट्स भी काफी होते हैं 2 मार्क्स में. यू डोंट हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, ओके. Why was the period of India's first nuclear test a difficult period in its domestic politics? Explain. इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस टाइम पे इसे डोमेस्टिकली क्यों ये बताया था कि मतलब डिफिकल्ट पीरियड है, ठीक है. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्यों इसे डिफिकल्ट पीरियड बताया गया था? तो 2 रीजन लिखेंगे. फर्स्ट, इकोनॉमिक हार्डशिप. हम लोग इकोनॉमिकली उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहे थे. इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इंटरनल डिबेट चल रही थी ऑलरेडी उस टाइम पे कि क्या इंडिया के लिए इस टाइम पे ये सही है एक न्यूक्लियर टेस्ट करना, ठीक है. तो ये सब चीज था. इंटरनेशनल बैकलैश हो गया था. अब उस टाइम पे क्या था कि सिर्फ जो यूएनओ के मेंबर्स थे, जो परमानेंट मेंबर्स थे, सिर्फ उन्हीं को वो था सपोर्ट था कि वही न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. तो इस टाइम पे जब इंडिया ने टेस्ट किया तो बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी, उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे,
ठीक है, इंडिया को आइसोलेट कर दिया था, इस वजह से इस टाइम को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम बताया गया है। आंसर नंबर 15, स्टेट एनी टू मेन फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के दो फंक्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, इट मेक्स पॉलिसी फॉर्मेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में कॉपरेशन बना के रखता है ये। व्हाट इज फेडरलिज्म? क्लास 11th में सब पढ़ के आए, कमेंट डाउन व्हाट इज फेडरलिज्म। आंसर नंबर 16, व्हाई इज द पीरियड अराउंड इमरजेंसी ऑफ 1975 नोन एज द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? तो 1975 के टाइम पीरियड को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों कहा जाता है? तो फर्स्ट थिंग, पोस्टपोन्ड इलेक्शंस। इस टाइम पे इमरजेंसी की वजह से इलेक्शंस जो थे वो पोस्टपोन हो गए थे। ओके, रिस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू। हमारी जो जुडिशरी है उसका जुडिशियल रिव्यू रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। आपको ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आई एम राइटिंग योर हेडिंग्स। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके इस आंसर में क्या लिख सकते हो और हेडिंग्स बता रही हूँ मैं। ओके, और क्या हुआ था? सेंट्रलाइजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पीएम। सारी पावर किसके हाथ में थी? सेंट्रलाइज्ड। जो पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, उनके हाथ में ये सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 रिपब्लिक्स ऑफ ईस्ट वाइल यूएसएसआर। उस टाइम पे जो यूएसएसआर था उनके 4 रिपब्लिक्स के नाम लिखने। सो रशिया, यूक्रेन, इस्तोनिया, लैटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एडवोकेटेड बाय दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय क्या क्या 2 प्रिंसिपल्स देते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्राइमेसी ऑफ धर्म। अब ध्यान से सुनो, प्राइमेसी ऑफ धर्म क्या है? तो ये कहते हैं, while pursuing economic prosperity and personal desires, it is also important that everyone should be aligned with ethical principles and moral values। मतलब आज के टाइम पे बच्चे क्या, सभी लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ भाग रहे हैं, अपनी पर्सनल डिजायर्स की तरफ भाग रहे हैं, बट यू शुड बी कनेक्टेड टू योर एथिकल प्रिंसिपल्स। पैसा कमाने के लिए आप कुछ गलत नहीं करो, ठीक है, किसी का नुकसान मत करो, या आप अपनी मोरल वैल्यू से जुड़े रहो। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था फर्स्ट। सेकंड थिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप पूरा आंखें बंद करके सिर्फ स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ भागो, मतलब सिर्फ भगवान की भक्ति 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 करो। नहीं, इन्होंने कहा है कि ह्यूमन शुड एम टू अचीव अ बैलेंस डेवलपमेंट। मतलब हमें एक बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमारी जो अपनी नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाए, हमारी माइंड की नीड्स भी पूरी हो जाए, हमारी बॉडी की नीड्स भी पूरी हो जाए, और जो हमारे स्पिरिचुअल एबिलिटी है वो भी पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके एक साथ चले, उसको कहते हैं बैलेंस डेवलपमेंट। यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। नेक्स्ट इज आंसर नंबर 19। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, ये डिवाइडेड होते हैं पोर्शंस में, तो आप उस पोर्शन के अकॉर्डिंग आंसर लिखो। जैसे ये वाला आंसर 2 into 2 के पोर्शन में डिवाइडेड है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो आपको ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंस बताना है। छोटे बच्चों की तरह बॉक्स बना के, लाइन बना के नहीं लिखेंगे। आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट एन आंसर। आंसर नंबर 19, फर्स्टली आप हेडिंग डालेंगे ट्रेडिशनल, फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है। आई एम राइटिंग सम पॉइंट्स फॉर यू। इट फोकसेस ऑन मिलिट्री थ्रेट्स, फोकसेस ऑन मिलिट्री थ्रेट्स, ठीक है, एंड इट यूजेस फोर्स टू प्रोटेक्ट अ स्टेट्स टेरिटरी। ये फोर्स का यूज करता है, मतलब आर्मी का यूज करता है अपनी स्टेट की टेरिटरी को बचाने के लिए। प्रोटेक्ट, अब इसके कंसर्न क्या क्या है, मतलब किन किन चीजों से ये डरता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। फर्स्ट, मिलिट्री बिल्डअप बाय नेबरिंग कंट्रीज। जो आसपास के देश होते हैं वो कई बार
किसी छोटे देश को हराने के लिए या किसी भी देश को हराने के लिए बिल्डअप कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ हाथ मिला लिया, तो उस चीज से डरता है ये, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उस चीज से डरता है। एंड देन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं ना, उस चीज से। इसको आपको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, आपका आराम से बन जाएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ विल राइट नॉन ट्रेडिशनल। अब दोबारा से सबसे पहले आप नॉन ट्रेडिशनल को डिफाइन करेंगे, दैट इट हैज ब्रॉडर इश्यूज एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और क्या है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पैंडेमिक्स, इसके कंसर्न क्या क्या हैं आज के टाइम पे, क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी, मास माइग्रेशन, ये सारे के सारे इसके कंसर्न्स हैं, आप वो भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी टू रीजंस फॉर ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन मिजोरम। तो मिजोरम में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ था उसके 2 रीजंस बताने हैं आपको। आप 2 रीजन पहले अच्छे से सोच लो, ठीक है, फिर उनको हेडिंग डाल के आराम से एक्सप्लेन करना। फर्स्ट रीजन, फैमिन एंड नेग्लेक्ट। तो 1959 में मिजोरम में फैमिन फैला था। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और काफी ज्यादा नेग्लेक्ट किया। इसकी वजह से वहां के लोग काफी काफी नुकसान हुआ था और काफी ज्यादा लोग परेशान थे। सेकंड, एथनिक एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। इसका मतलब है कि आपको पता ही है कि मिजोरम और या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसा फील होता है कि दे आर अपार्ट फ्रॉम इंडिया, दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। सो ये चीज है अभी भी, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा इसका ये हुआ था, मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट इसकी वजह से भी हुआ था। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लिजेंस। इसका मतलब है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनको थोड़ा थोड़ा नेग्लेक्ट करता था उस टाइम पे, ठीक है। इनके लिए ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। दैट्स व्हाई the separatist movement in Mizoram took place. Question number 4, analyze the mutual relations between the smaller countries of South Asia and India. तो इंडिया का साउथ एशिया की छोटी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा म्यूचुअल रिलेशन है। सो देयर आर डिफरेंट हेडिंग्स फॉर दिस आंसर, जैसे फर्स्ट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। आपको पता ही है हम लोग कितना ज्यादा ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फॉर इकोनॉमिक और फॉर ट्रेड। डेवलपमेंट असिस्टेंस, वी आर हेल्पिंग ईच अदर इन डेवलपमेंट बिकॉज वी ऑल आर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। सो डेवलपमेंट असिस्टेंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, वी ऑल्सो हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग difficult times or during threat from another countries. कल्चरल टाइज, हमारे बहुत सारे देशों के साथ कल्चरल टाइज हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि किसके साथ, जैसे नेपाल, भूटान, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद नेपाल, कोई भी बिना वीजा के आ जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 4 चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर द 2014 इलेक्शन। 2014 इलेक्शन के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज आए। यू विल राइट दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अगर आपको नहीं आएगा देन यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई विल आंसर एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरीवन्स कमेंट। So please don't hesitate to write this answer. Next question, highlight any 4 effects of globalization on the culture of India. Very easy question. ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है ऑन द कल्चर ऑफ इंडिया। आप इसमें काफी सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे कल्चरल एक्सचेंज है, टूरिज्म है, और भी बहुत सारे। सो आई होप ये वाला आंसर आप खुद कर सकते हो, इट इज एन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सेक्शन डी, इट इज अगेन पैसेज बेस्ड, वेरी इजी। कई बार आपको पैसेज में ही आंसर मिल जाता है, कई बार आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि लड़ानी पड़ती है, किताबों में लिखा हुआ चीजें जो है उनको याद करना पड़ता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपको बुद्धि लड़ानी पड़े अपनी, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। और अगला क्वेश्चन सबको पता ही है,
क्वेश्चन नंबर 25 मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आप लोग करें, ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिस करें. आई मेक श्योर दैट आई मेक यू डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर सम डेज, ठीक है. हम लोग मैप के क्वेश्चंस करेंगे कुछ दिन बाद. मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैप्स, द वे यू अटेम्प्ट मैप इन जियोग्राफी और हिस्ट्री, दैट इज डिफरेंट वे एंड इट हैज डिफरेंट वे ऑफ अटेम्प्टिंग इट, ठीक है. तो आई टीच यू. और आपका फेवरेट क्वेश्चन अंधों वाला, इसको नहीं बोल रही हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आपको एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का. सो ये कार्टून आपको समझ आ ही रहा है कि कौन सा है. द above cartoon is related to which organization? European Union. The above cartoon is about which one of the following? बताइए क्या करता है यूरोपियन यूनियन? ग्लोबल वार्मिंग, फेलियर टू मेक अ ट्रेड एग्रीमेंट, फेलियर टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, फेलियर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. इट इज अबाउट व्हाट? कभी यूरोपियन यूनियन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करता है? ट्रेड एग्रीमेंट में कभी फेल हुआ है वो? फेल इन्वायरमेंट की तो बात ही नहीं करता वो, बट कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बेचारा फेल हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सर्कल ऑफ स्टार्स शोन इन द कार्टून रिप्रेजेंट? बताइए क्या बताते हैं? दे शो यूनिटी अमंग ईच अदर. इन विच ईयर वॉज द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द कार्टून एस्टेब्लिश्ड? अभी अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले. यूरोपियन यूनियन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1992, ठीक है. 1992, 1993 आपको ये दो ही चॉइसेस मिलेंगे, ठीक है. कुछ बुक्स में 1993 है, कुछ बुक्स में 1992 है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगेन दिस इज फॉर अंधों के लिए, ठीक है, आपका नहीं है ये क्वेश्चन. Now, very important section, which is section E, and very important क्योंकि it is a marks fetching section. यहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो इस सेक्शन में तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने का सोचना भी मत. Describe any 3 factors that make most of the former Soviet republics prone to conflicts and threats. तो ऐसी क्या चीजें हुई थी उस टाइम पे, क्या दिक्कतें थी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स को, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते थे या काफी ज्यादा थ्रेट महसूस करते थे? तो क्या दिक्कतें थी उन्हें? बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे एथनिक एंड रिलीजियस डिविजन्स, ठीक है. हर जगह में अलग रिलीजन था, अलग एथनिक वैल्यूज थे, जिसकी वजह से दे फील सम सप्रेशन बाय सोवियत रूल, ठीक है. Religious divisions. I am writing only headings. You have to explain these headings in your own words. Okay. Uneven economic development. जो सोवियत यूनियन था वहां पे कुछ एरियाज में काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, सच एज रशिया, और कुछ एरियाज में बहुत कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट था. दैट्स व्हाई पीपल फेल्ट अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस वजह से उन्होंने उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई, और एट द एंड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड. लेगेसी ऑफ ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. यहाँ पे काफी ज्यादा इन्हें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली थी. कब? जब ये लोग डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर रहे थे. उन्हें ये चीज देखने को मिला कि रशिया को ज्यादा अहमियत दी जा रही है एंड बाकी एरियाज को कम अहमियत दी जा रही है. दैट्स व्हाई दे प्रोटेस्टेड. तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है इन योर वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस दैट फोर्स्ड मिखाइल गोर्बाचेव टू इनिशिएट रिफॉर्म्स इन सोवियत यूनियन. ऐसी क्या घटना रही होगी जिसकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म को इनिशिएट किया था सोवियत यूनियन में? फर्स्ट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. आपको पता ही है कि सोवियत यूनियन ने दोनों वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, इस वजह से दे वर इकोनॉमिकली वीक एंड दे नीडेड टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रांग. और बेचारे मिखाइल गोर्बाचेव ने ये सोचा था कि उनके इस रिफॉर्म से वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं. सोवियत यूनियन गॉट डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है. पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट. पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट. मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है. That's why he wanted to establish democracy and freedom of speech and some other rights. So he initiated this reform. And at last there was a pressure from West. He wanted to be friends with West, और West में कौन आता है? America. But it felt pressure, and in pressure he took a wrong decision. And he also wanted to reduce tensions between USSR and America.
but it didn't go in that way. Question number 28. Highlight any four environmental concerns that have become important in global politics. वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको अपनी समझ से भी लिख सकते थे, अपनी बुद्धि से भी लिख सकते हो, ठीक है, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट फॉर यू. सो कोई चार इन्वायरमेंटल कंसर्न बताने हैं जो आज के टाइम पे हो रहे हैं. सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन. ये आपको एक्सप्लेन भी करना है. इसमें आप क्योटो प्रोटोकॉल और जो भी आपका रियो दी जेनरो था और अर्थ समिट था, वो सारे के सारे आप इसमें मेंशन कर सकते हो जहां जहां पे जरूरत होगी. क्लाइमेट चेंज पे है इशू, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. अंटार्कटिका पर भी आप लिख सकते हो, आपकी उसमें मेंशन किया हुआ है, बुक में मेंशन है, ठीक है. क्योटो प्रोटोकॉल मेंशन है, तो आप वो सब चीजें इसमें मेंशन कर सकते हो. आई एम जस्ट राइटिंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो इसके अलावा जो जो है आप वो सब चीजें लिख सकते हो. नेक्स्ट, हाईलाइट एनी फोर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. फोर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. डायरेक्ट आंसर है, आप खुद लिख सकते हो ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज. एनालाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो इसमें बोला गया है कि इंडिया का जो वन पार्टी डोमिनेंस है वो बाकी देशों के वन पार्टी डोमिनेंस से कैसे अलग है, आपको विद एग्जाम्पल समझाना है. सो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास सीरिया. लेट मी राइट फॉर यू. सीरिया, चाइना एंड क्यूबा. इन तीनों में वन पार्टी डोमिनेंस है विद डेमोक्रेसी. दे से दे हैव डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस है, बट यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इट ओनली अलाउ वन पार्टी टू होल्ड पावर. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी को, वन पार्टी हैज पावर. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. अब म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड इरिट्रिया have one party government as a result of governmental and armed activities. ठीक है, जो बाकी देश है जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इन सब में भी वन पार्टी डोमिनेंस है. बट ये वन पार्टी डोमिनेंस किसके बाद आया है, ये आया है आर्म्ड रिबेलियन के बाद. मतलब यहाँ पे मिलिट्री सिस्टम आने के बाद, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने के बाद इनको ये सब चीजें मिली हैं. मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान वर ऑल इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेटिंग स्टेट्स अंटिल रिसेंटली. ठीक है, वो लोग अभी तक थे, ताइवान वगैरह. और कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया के मुकाबले कैसे अलग है. इंडिया में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ये आपको लिखना है. दीज आर द एग्जाम्पल्स. ठीक है, और इंडिया का इसलिए अलग है क्योंकि इंडिया में काफी सारी पार्टियां होती हैं. यू हैव चॉइस दैट हुम यू वांट टू चूज एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ लीडर ऑफ योर कंट्री. ठीक है, तो आपके पास चॉइस होती है. यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारे लीडर्स इलेक्ट होते हैं, बहुत सारे पार्टीज इलेक्शन में पार्ट ले सकती हैं. दैट्स वाई इट हैज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. Now, next question. Analyze the various aspects of presidential election 1969 which led to the formal split in Congress party. तो जो presidential elections हुए थे, I'm writing here, presidential elections. ठीक है, तो presidential elections हुए थे 1969 में, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी को एज अ कैंडिडेट खड़ा किया था प्रेसिडेंट के लिए. और वहीं दूसरी तरफ थे सिंडिकेट. दे बोथ वर, ये दोनों ही अभी तक कांग्रेस पार्टी में ही थे और वो चाहते थे कि एन संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने. तो इलेक्शंस हुए, दोनों ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया एंड इंदिरा गांधी का कैंडिडेट जो था वो जीत गए. ठीक है, इंदिरा गांधी के कैंडिडेट जीत गए. इसकी वजह से सिंडिकेट दे फेल्ट सम बैड फीलिंग. ठीक है, उनको बुरा लगा कि इंदिरा गांधी को उन्होंने पार्टी में लाया, इतना अच्छा चीजें दी, उनको सिखाया कि पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे करना है, और एट लास्ट सिंडिकेट के खिलाफ इंदिरा गांधी खड़ी होगी. तो दे फेल्ट सम बैड, और इस वजह से द पार्टी गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन वाज कांग्रेस ओ एंड अनदर वाज कांग्रेस आर. अब कौन सी कांग्रेस ओ की थी और कौन सी कांग्रेस आर की थी. When I used to learn this, I had a trick कि कैसे याद रखना है. कांग्रेस आर हैज आर, तो इंदिरा गांधी में भी आर आता है. That's why
इंदिरा गांधी वॉज फ्रॉम कांग्रेस आर, और जो दूसरी बची दैट वॉज फॉर सिंडिकेट. सो ये कहानी आपको लिखनी है इन योर लैंग्वेज. आई हैव रोट दिस इन माई लैंग्वेज इन शॉर्ट नोट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन एनी 4 criteria proposed for new member of UN Security Council. UN Security Council का अगर आपको सदस्य बनना है, this is not for you, this is for different countries. ठीक है. तो उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये आपको 4 लिखने हैं. फर्स्ट, द कंट्री शुड हैव इकोनॉमिक पावर. पाकिस्तान तो कभी नहीं बन सकता, फिर जिसके पास पैसा नहीं वो यूएन का मेंबर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू यूएन बजट. फ्री में थोड़ी ना किसी को भी रख लेंगे. जो यूएन बजट में कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ उसी को मौका मिलेगा. थर्ड, पॉपुलेशन साइज भी देखा जाता है कि अगर एक देश अपनी पॉपुलेशन को नहीं संभाल पा रहा है, उसके पास 2-4 लोग हैं और वो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में जुड़ना चाहता है, क्या फायदा है इससे देश का. सो दैट्स व्हाई दे आल्सो चेक पॉपुलेशन साइज की क्या ये देश अपनी पॉपुलेशन को संभाल पा रहा है. अगर संभाल पा रहा है देन दिस कंट्री इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. एंड एट लास्ट, डेमोक्रेसी. सो यहाँ पे ये आंसर खत्म हो जाता है. नेक्स्ट, एनालाइज एनी 4 स्टेप्स सजेस्टेड बाय द हेड्स ऑफ द मेंबर स्टेट इन 2005 टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर रेलेवेंट इन चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट. तो 2005 में कौन कौन से स्टेप बताए गए थे यूनाइटेड नेशन को कि चेंज होना चाहिए ना, यूनाइटेड नेशन कितना पुराना हो गया, अब कुछ नए स्टेप्स लाए जाने चाहिए. तो कौन कौन से स्टेप्स बताए गए थे, दिस इज फॉर यू. ठीक है. आपका ये होमवर्क है, आप लोग करके लाएंगे कुछ, मतलब कमेंट में करके बताएंगे. एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. आई विल बी ग्रेटफुल टू योर लव. थैंक यू. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.